Hello students, class 9th. Today we will start chapter first history, the French Revolution. इस चैप्टर में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है बेटा हमें। देखिए, ऑन द मॉर्निंग 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन ए स्टेट ऑफ अलार्म। 14 जुलाई 1789 की बात कर रहा है कि जो पेरिस था उसमें जो है जो माहौल था वो बहुत ही आतंक वाला या दहशत वाला कि लोग जैसे डरे हुए होते, ऐसा माहौल था। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। जो किंग है उसने अपने सैनिकों को ऑर्डर दे दिया था, वो सिटी में आ चुके थे। रूमर्स स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन। और ऐसी अफवाहें फैल गई थी कि वो लोगों के ऊपर ओपन फायर यानी कि फायरिंग करवाएंगे, जो ट्रूप्स होते हैं उनके जरिए, आर्मी जो है उसके जरिए। सम 7,000 मैन एंड वुमेन गैदर्ड इन फ्रंट टू द टाउन हॉल एंड डिसाइडेड टू फॉर्म ए पीपल्स मिलिटिया। मिलिटिया का मतलब क्या होता है? आर्मी। लोगों ने करीब 7,000 के करीब मैन और वुमेन इकट्ठा होते हैं टाउन हॉल के सामने और डिसाइड करते हैं कि हमें भी अपनी जो है ना जनसेना, पीपल यानी जनसेना बनानी चाहिए। दे ब्रोक इनटू ए नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग इन सर्च ऑफ आर्म्स। अब जो उनके पास कुछ हथियार तो होते नहीं हैं, तो काफ़ी बिल्डिंग्स के ऊपर जो है अटैक करते हैं, उनको तोड़ते हैं। किस चीज़ की सर्च कर रहे हैं वो? कि उनको हथियार मिल जाएं। Finally, a group of several hundred people marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison, the Bastille, where they hoped to find hoarded ammunition. अब जो है एक ग्रुप जो है वो ईस्ट की तरफ पेरिस में चला जाता है और जहाँ पर एक किला जेल होती है, बास्तील की जेल, तो उसको जो क्या करते हैं उसके ऊपर अटैक करते हैं और ये सोचते हैं कि शायद यहाँ पर काफ़ी जो उनको है होर्डेड एम्यूनेशन यानी कि काफ़ी मात्रा में गोला बारूद उनको मिल जाएगा। In the armed fight that followed, the commander of the Bastille was killed and the prisoner released, though they were only 7. उसके बाद जो उनकी आपस में टकराव होता है कमांडर के साथ उनकी, और वो कमांडर को मार देते हैं। जो बास्तील का कमांडर था उसको मार देते हैं और जितने भी प्रिजनर्स होते हैं, कैदी होते हैं, उनको रिलीज़ करवा देते हैं। लेकिन ये थे कुछ कम ही, यानी कि 7 ही थे जिनको रिलीज़ कराया। येट द बास्तील वाज हेटेड बाई ऑल। हालांकि बास्तील जो है वो एक नफरत का हेटेड यानी कि लोग उससे काफ़ी घृणा करते थे। बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेपोटिक पावर ऑफ द किंग, क्योंकि किंग की डेपोटिक यानी निरंकुश जो उसका रूल था उसका सिंबल था। द फोर्टेस्ट वाज डेमोलिस्ड एंड इट्स स्टोन फ्रेगमेंट वर सोल्ड इन द मार्केट टू ऑल दोज हु विश टू कीप सर्वेनियर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। अब कहता है कि ये फोर्टेस्ट यानी कि जो किला है उसको लोग उसको तोड़ देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, और जो इसके टुकड़े होते हैं, फ्रैगमेंट यानी जो इसके टुकड़े होते हैं, उसको बाज़ार में बेच देते हैं उन लोगों को जो ये इनको संजो कर रखना चाहते हैं, पुरानी चीज़ों को रखना चाहते हैं, निशानी के तौर पर जो रखना चाहते हैं, स्मृति चिन्ह के तौर पर, तो उनको बेच देते हैं। द डे दैट फॉलोड सा मोर राइटनिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड। काफ़ी दिनों तक जो है पेरिस में और जो कंट्री साइड यानी गांव के इलाके हैं उनमें काफ़ी संघर्ष स्ट्रगल चलती रही। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। अब जो लोग थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। जो उनका ब्रेड होता है ना, पाव रोटी, वहाँ पर जो मेन उनका डाइट होती है, स्टेपल डाइट होती है पाव रोटी, जिसको आप अपनी नज़रिए में ब्रेड देखें तो वो एक अलग चीज़ है। वहाँ का जो मेन खाना होता है, फूड होता है, वो ब्रेड होता है जिसको पाव रोटी बोला जाता है। उसकी जो प्राइसेस थे वो काफ़ी बढ़ गए थे, तो लोग इसके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे। मच लेटर व्हेन हिस्टोरियन लुक बैक अपॉन दिस टाइम दे सा इट एज ए बिगिनिंग ऑफ चेन ऑफ इवेंट दैट अल्टीमेटली लीड टू एग्जिस्टेंस ऑफ द किंग इन फ्रांस। अब कहते हैं कि जो काफ़ी सारे लोग हैं, हिस्टोरियन है, वो इस बारे में देखते हैं अगर थोड़ा सा पीछे चल के देखा जाए तो कोई सडन होने वाली रिवॉल्यूशन नहीं थी। ये काफ़ी लंबी चेन थी कि कैसे शुरुआत होती है, क्या होता है, और इसका जो ख़त्म होना अल्टीमेटली यानी कि जो एंड होता है तो राजा को फांसी दे दी जाती है, तब इस चीज़ का एंड होता है। लेकिन लोगों ने भी ये नहीं सोचा था जब वो इसका विरोध कर रहे थे तो इसका जो रिजल्ट आउटकम है वो इस तरह से निकलेगा। तो हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन, तो ये ऐसा सब कैसे हो गया कि लोगों ने इतना जो इसका रिजल्ट था इस तरह से उनको लिया ही नहीं था कि क्या इसका रिजल्ट हो सकता है। तो फिर अब देखिए कि उनकी जो सोसाइटी है, हम थोड़ा पीछे चलेंगे, अब फिर देखेंगे कि उनकी सोसाइटी का जो 18वीं सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तो सोसाइटी किस तरह की सोसाइटी उनकी होती थी, क्या उनमें प्रॉब्लम्स थी, किंग जो था वो किस तरह का था, तो और क्या क्या प्रॉब्लम लोगों के सामने आई। क्योंकि जो रिवॉल्यूशन होती है बेटा वो सडन नहीं होती है, काफ़ी सालों तक लोगों ने कुछ न कुछ सहा होता है या कुछ इस तरह की चीज़ें देखी होती हैं, तब जा कर के वो अपना विरोध बताते हैं, जाहिर करते हैं, या ये कहें कि वो रिवॉल्यूशन पर आ जाते हैं कि वो सामना करने को अथॉरिटीज़ का तैयार हो जाते हैं, इतनी हिम्मत उनमें हो जाती है।
सबसे पहले आप ये देखिए, जो उनका सोसाइटी था वो 3 सेक्शन में बटा हुआ था। दैट वाज कॉल्ड फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट में जो क्लैरगी, यानी कि क्लैरगी का मतलब जैसे अपने यहाँ पादरी हैं तो वहाँ पर जो भी चर्च के अंदर आते थे क्लैरगी पर्सन। सेकंड नोबेल्टी, नोबेल्टी मीन्स कि जो वहाँ पर जो धनी रिच पीपल जो कहते हैं, कुलीन जिसको कहते हैं, अपनी मतलब एक तरह से सेक्शन था उनका, हाई क्लास वाले लोग जो हो सकते हैं। अब जो थर्ड था उसके अंदर कुछ बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, ऑफिशियल, लॉयर, यानी कि कुछ तो ऐसे लोग भी थे जो यहाँ पर भी रिच थे, और ऑलमोस्ट बाकी जैसे पीजेंट हो गया, आर्टिशियन हो गया, स्मॉल पीजेंट हो गया, लैंडलेस लेबर हो गया, सर्वेंट हो गया, और बाकी सारे जितने भी रह गए वो सभी इसी में आते थे। अब इसमें जो सोसाइटी है नो डाउट ये 3 सेक्शन में बटी हुई थी, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके अंदर क्या थी कि जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट था उनको जो है प्रिविलेज बाय बर्थ, यानी कि स्पेशल राइट्स मिले होते थे कि उनको टैक्स नहीं देना होता था, कुछ बाकी चीज़ों में उनको रिबेट दिया जाता था। और जो थर्ड स्टेट है उसी को जो है जितने भी टैक्सेस होते हैं वो सब पे करने होते थे। तो कुछ जो इनकी जो सोसाइटी है ये बटी हुई थी इस तरह से, और कुछ प्रिविलेजेस जो थे वो फर्स्ट और सेकंड स्टेट को मिलते थे। तो ये सारे रीज़न रहेंगे कि आखिरकार जो इसका रिजल्ट रेवोल्यूशन में निकलेगा। तो आइए देखते हैं, कुछ पीछे चलते हैं, क्योंकि रेवोल्यूशन तो आपने जैसे पहले पढ़ा 70-89 में हुआ, तो हम 70-74 की बात करते हैं, लुई 16 बुर्बो डायनेस्टी का। तो वो जो है 70-74 में वो राजा बनता है, अपनी गद्दी संभालता है। जब उसकी उम्र सिर्फ ही वॉज 20, सिर्फ 20 साल की उम्र थी उसकी, और जो उसकी शादी हो रखी थी, किससे हो रखी थी? ऑस्ट्रियन प्रिंसेस, ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी मैरी एटनोइट, यानी कि उसकी शादी भी हो रखी थी, और बड़ी ही यंग एज में जो है वो उसकी अपनी गद्दी के ऊपर बैठ गया था। अपॉन हिज असेसन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजर, लेकिन जैसे वो गद्दी पर बैठता है लेकिन तो क्या देखता है कि उसका जो ट्रेजर यानी खजाना होता है वो खाली है। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार हैड ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ फ्रांस, काफ़ी लंबे समय तक फ्रांस जो है वॉर्स में लगा रहता है, जिस कारण से उनके फाइनेंशियल रिसोर्स जो है बर्बाद हो चुके होते हैं। एडेड टू दिस द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेजेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्सोई, फिर इसके अंदर दूसरा खर्चा जो उनका था जिसके ऊपर वो एक्सपेंडिचर करते थे, किसके ऊपर करते थे? बहुत बड़ा जो उनका राज दरबार था, तो उसके रख रखाव के लिए वर्सोई में तो काफ़ी पैसा खर्च होता था। अंडर लुई 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन, जो अमेरिकन कॉलोनी थी किसके अंडर थी? ब्रिटेन के, टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। अमेरिका के 13 देश थे ऐसे जो कॉलोनी थे ब्रिटेन के, तो उनको इंडिपेंडेंस करने के लिए, उनको आज़ादी दिलाने के लिए फ्रांस ने उनकी हेल्प की थी। तो यहाँ पर भी उनका काफ़ी सारा पैसा खर्च हो गया। द वॉर एडिड मोर देन ए बिलियन लिवरे, लिवरे जो उनकी करेंसी उसका नाम है बेटा, टू ए डेप्ट दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन 2 बिलियन लिवरे। अब इस वॉर के कारण उनका जो डेप्ट था, कर्जा था, वो 1 बिलियन लिवरे बढ़ गया। ऑलरेडी 2 बिलियन लिवरे का उनका पहले से डेप्ट उन्होंने ले रखा था। लैंडर हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन। अब जो देने वाले थे लैंडर, यानी कि जो उनको लोन दे रहे थे, उन्होंने भी इसका जो है क्या बढ़ा दिया? इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वाज ओब्लाइज्ड टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट अलोन। तो जो फ्रेंच गवर्नमेंट है उसको काफ़ी सारा जो पैसा था, सिर्फ जो पेमेंट उसने ले रखा था उसके इंटरेस्ट को देने में ही बहुत बड़ा पार्ट चला जाता था। टू मीट्स इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस, अब बाकी बच्चे उसके जो डेली के खर्चे थे, जैसे कि मेंटेनेंस ऑफ कोर्ट, आर्मी, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज, यूनिवर्सिटीज, स्टेट वाज फोर्स्ड इंक्रीज टैक्सेस, तो ये सारे खर्चे रह गए अलग से। तो अब स्टेट के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उन्होंने क्या किया कि इंक्रीज कर दिया, टैक्सेस को बढ़ा दिया। येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफिशिएंट, क्योंकि ये भी सफिशिएंट नहीं था। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट और सेकंड जो इसकी स्टेट के लोग होते थे वो तो टैक्स देते ही नहीं थे। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं कि वो 3 स्टेट में डिवाइड थे। एंड ओनली थर्ड स्टेट जो मेंबर थे थर्ड स्टेट के, दैट वाज पेइंग टैक्स, तो सिर्फ वही टैक्स देते थे, बाकी दो तो देते ही नहीं थे। द सोसाइटी ऑफ स्टेट वाज पार्ट ऑफ द फेडरल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू द मिडल एजेस। द टर्म ओल्ड रिजिम इज यूजुअली यूज टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 70-89। जब भी हम ओल्ड रिजिम की बात करते हैं, पुराने राजतंत्र की, तो हम अक्सर 70-89 से पहले की जो फ्रांस में इंस्टीट्यूशन सोसाइटी थी ना, उसके बारे में ही बात करते हैं।
फिगर नंबर 2, अभी फिगर नंबर 2 जो अभी हमने आपको दिखाया था उसी की बात कर रहा है। शो हाउ द सिस्टम ऑफ स्टेट इन फ्रांस सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज, कहता है कि किस तरह से जो फ्रांस की सोसाइटी है वो ऑर्गेनाइज थी, ये हमें दिखाता है। पीजेंट मेड अब अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन, 90% तो जो किसान हैं यहाँ की पॉपुलेशन में, हाउ एवर ओनली स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन द लैंड दे कल्टिवेटेड, जबकि वो जो लैंड कल्टिवेट करते हैं वो तो बहुत कम नंबर है उनके पास, यानी खुद की ज़मीनें तो हैं ही नहीं। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वाज ओन्ड बाई नोबल, द चर्च एंड अदर रिचर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट। 60% लैंड जो है, जो चर्च है, जो नोबल पर्सन है और थर्ड स्टेट में भी कुछ रिचर पर्सन हैं, मेंबर हैं, उनके पास है, यानी उनकी जो लैंड है और बाकी जो पीपल हैं वो उनकी ज़मीनों के ऊपर ही काम करते हैं। ओनर उनके 60% के, ये जो हमने बताया नोबल, चर्च और रिचर मेंबर ये हैं। द मेंबर ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट दैट इज क्लर्गी एंड नोबेलिटी इंजॉयड सर्टेन प्रिविलेज बाय द बर्थ द, अच्छा अब कहता है कि फर्स्ट और जो सेकंड स्टेट के लोग हैं उनको कुछ प्रिविलेज का मतलब होता है बेटा स्पेशल राइट मिले होते हैं, बाय बर्थ ही मिले होते हैं, भाई उनमें जो पैदा होगा उन सभी को ही मिलेंगे जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज एक्सेप्टेंशन फ्रॉम पेइंग टैक्स टू द स्टेट। अब जो मेन इसका ये था, जो इम्पोर्टेंट थिंग थी कि जो इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, फर्स्ट यानी किसकी बात कर रहे क्लर्गी की, सेकंड स्टेट यानी नोबेलिटी, दोनों को ही जो है टैक्स नहीं पे करना पड़ता था। द नोबल फर्दर इंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेज, और जो नोबल थे वो तो फ्यूडल होता है सामंती, जैसे अपने यहाँ पर भी जो हम अपने सिस्टम में देखे अगर बैक चल के बिफोर इंडिपेंडेंस, तो यहाँ पर भी जो जमींदार टैक्स लेते थे ना उसी तरह का ये सामंती यानी कि जो जमींदारी का टैक्स है नोबल वो भी लेते थे। किससे लेते थे? थर्ड स्टेट वालों से। दीज इंक्लूड फीडरल ड्यूज विच दे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पीजेंट, जो पीजेंट से लेते थे फीडरल ड्यूज लेते थे। पीजेंट वर ओब्लाइज्ड टू रेंडर सर्विस टू द लॉर्ड, अब जो पीजेंट है उनको मजबूर किया जाता था, फोर्स किया जाता था कि वो अपने लॉर्ड यानी मालिक के यहाँ भी, जिनके ज़मीन के ऊपर खेतों में काम करते हैं उनके यहाँ सर्विस देते थे, हाउस में भी, फील्ड में भी, आर्मी में भी जब भी ज़रूरत होती, या सपोज कि कोई अदर काम हो रहा है जैसे कि बिल्डिंग रोड्स का, जो उसके अंदर सबने उनको पार्टिसिपेट करना होता था चाहे वो चाहें या ना चाहें। The church too extracted its share of tax called tithe from the peasant, अब जो चर्च है वो भी एक धार्मिक कर लेता था जिसका नाम टाइथ था। किसान अब चर्च को भी टैक्स पे कर रहे हैं, किसान गवर्नमेंट को भी पे कर रहे हैं, और किसान जो है कुछ जो फ्यूडल ड्यूज भी दे रहे हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा जो थर्ड स्टेट है उन्हीं लोगों को टैक्स देना पड़ रहा था। एंड फाइनली ऑल मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट, अब स्टेट को यानी सरकार को भी वो टैक्स देते थे, कौन? थर्ड स्टेट के मेंबर। दीज इंक्लूड ए डायरेक्ट टैक्स, एक उनमें जैसे डायरेक्ट टैक्स था कॉल टाइल, उसको टाइल कहा जाता। टाइल था जो चर्च लेता था, किससे? पीजेंट से। टाइल था जो डायरेक्ट टैक्स था, और कौन लेता था इसको? स्टेट ही लेती थी, और देता कौन था? थर्ड स्टेट के लोग। एंड इन नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, और इसके अलावा तो न जाने और कितने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जैसे कि जो हम हर रोज़ अपनी कंजम्पशन करते हैं, खाते पीते खाने पीने की चीज़ों पर, लाइक सॉल्ट, टबैको, तो ये सब अलग से रह गया। द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वाज बोर्न बाय द थर्ड स्टेट अलोन, जबकि जो सबसे ज़्यादा जो बर्डन था वो कौन उठा रहा था टैक्सेस का? थर्ड स्टेट अकेला इस बर्डन को ले रहा था, देख रहा था। नेक्स्ट है ये बेटा, द स्ट्रगल टू सर्वाइव, अब स्ट्रगल कर रहे थे लोग, सर्वाइव कर रहे थे किस चीज़ के लिए? देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789, जो पॉपुलेशन है वो भी काफ़ी बढ़ गया था, जो 1715 में कहीं 23 मिलियन तक था वो अब 28 मिलियन हो गया। दिस लीड टू ए रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन, जिससे कि जो फूड ग्रेन है उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ गई। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड, लेकिन जो प्रोडक्शन हो रहा था वो उस अकॉर्डिंग नहीं हो रहा था जितनी की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई थी। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वाज स्टेपल डाइट, स्टेपल का मतलब होता है जो मेन अपना खाना होता है, आहार होता है, उसको बोला जाता है स्टेपल डाइट ऑफ द मेजोरिटी रोज रैपिडली, जो स्टेपल डाइट उनका जो ब्रेड था उसकी कीमतें लगातार बढ़ती जा रही थी। मोस्ट वर्कर वर एम्प्लॉयड एज लेबरर इन वर्कशॉप व्हिच ओनर फिक्स देयर वेजेस, ज़्यादातर कारखानों में जो लोग काम करते थे तो उनके वेजेस जो उनके मालिक थे वहीं तय करते थे। बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइसेस, कीप पेस का मतलब होता है गति बनाए रखना, यानी कि उस स्पीड में उनकी वेजेस जो है नहीं बढ़
बढ़ रही थी, जिसमें कि महंगाई बढ़ रही थी या गुड्स के प्राइजेस बढ़ रही थी। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडन। अब जो गैप था पुअर का और रिच का वो बढ़ता ही चला जा रहा था, यानी गरीब और गरीब होता जा रहा था तो अमीर और अमीर होता जा रहा था। थिंग्स बिकम वर्स वेन एवर ड्रॉट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। अब जो है चीज़ें और भी ख़राब होगी, कंडीशन हालत उनकी और ज़्यादा ख़राब हो गई जब कभी या तो सूखा पड़ जाता या ओले हो जाते तो जो फसल थी वो सारी बर्बाद हो जाती। दिस लीड टू ए सब्सिस्टेंस क्राइसिस। सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है, जब जो हमारे बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड होते हैं यानी जीने की जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनमें भी खतरा हो जाता है, वो भी डेंजर्स में आ जाती हैं, तो उसको सब्सिस्टेंस क्राइसिस कहते हैं। यानी खाने पीने की जो हमारी खाद्य चीज़ें होती हैं वही नहीं पूरी हो पाती हैं तो उसको बोला जाता है। समटाइम दैट occurred frequently in France during the old regime। और ऐसी जो चीज़ें हैं जैसे सिचुएशन आपने अभी पढ़ी, ये ओल्ड रिजिम कब की बात कर रहा है, ये बिफोर 1789 अक्सर होती ही रहती थी। नेक्स्ट देखिए बेटा, ए ग्रोइंग मिडल क्लास एनविसेजेस एंड टू प्रिविलेज। अब जो अपनी नई क्लास थी, जो मिडल क्लास थी, वो उभर कर के सामने आ रही थी और उसके अंदर जो लोग थे वो क्या सोचते थे कि सभी लोग जो है बराबर होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को तो स्पेशल राइट दे दिया और कोई जो है सिर्फ टैक्स पे कर रहे हैं। अब उन लोगों ने थोड़ा इसके बारे में सोचना शुरू किया था। देखें, इन पास्ट peasant and worker had participated in revolts against increasing tax and food scarcity, but they lacked the means and the program to carry out full-scale measures that would bring about a change इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। ये कहता है कि पहले भी जो है फूड सिक्रेस्टी यानी कमी होती है, टैक्सेस के अगेंस्ट रिवोल्ट होते रहे हैं, लेकिन उसको कभी इस तरह से बड़े प्रोग्राम में या सब लोगों ने मिलकर उसको इस तरह से नहीं किया कि पूरी इकोनॉमी और सोशल सिस्टम में चेंज लाया जा सके। दिस वाज लेफ्ट टू दोज ग्रुप विद इन द थर्ड स्टेट हु हैड बिकम प्रोस्पर्स एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडिया। अब ये काम जो है उन लोगों ने शुरू किया, यानी कि इसकी जिम्मेदारी अब उन लोगों ने उठानी शुरू की जो थर्ड स्टेट के ही पर्सन थे, लेकिन अब उनके पास थोड़ी एजुकेशन थी, प्रोस्परस यानी पैसा भी था और नए नए आइडियाज़ में वो काम कर रही थी। द 18th सेंचुरी विटनेस द एमर्स ऑफ सोशल ग्रुप। अब 18th सेंचुरी में एक मिडल जो वर्ग है, मध्यम वर्ग जिसको कहते हैं मिडिल क्लास, वो भर कर के सामने आया, जिसने पैसा कमाया, हु अर्न देयर वेल्थ, जिसने पैसा कमाया थ्रू एक्सपेंडिंग ओवरसीज। ओवरसीज़ होता है समुंदर, जो समुद्री जो व्यापार होता है आप उसको बोलते हैं ओवरसीज़ ट्रेड। वही उन्होंने ट्रेड के जरिए मैन्युफैक्चर किया गुड्स को, खास करके सिल्क और टेक्सटाइल में काफ़ी पैसा कमाया, एक्सपोर्ट किया उन लोगों को जो रिचर मेंबर ऑफ द सोसाइटी के जो रिचर मेंबर होते हैं, तो इस तरह से उनके पास काफ़ी पैसा आ गया। इन एडिशन टू मर्चेंट एंड मैन्युफैक्चर द थर्ड स्टेट इंक्लूड प्रोफेशन सच एज लॉयर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल। और अब जो है इसके साथ थर्ड जो ग्रुप था, स्टेट था, उसमें मर्चेंट, मैन्युफैक्चर, इन लोगों के साथ साथ लॉयर भी थे, प्रोफेसर्स भी थे जो, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल, कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी इनमें शामिल थे, यानी जो अपने राइट्स को लेकर अवेयर हो सकते हैं, लोगों को अवेयर करें। ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज बाई बर्थ। अब ये लोग जो है एजुकेटेड थे, तो इनकी जो आइडियाज़, थिंकिंग है वो हर जगह फैलाने की कोशिश कर रहे थे, बता रहे थे लोगों को कि सोसाइटी में इस तरह का नहीं होना चाहिए कि किसी को तो स्पेशल राइट मिले, प्रिविलेज का होता स्पेशल राइट बाय बर्थ, और किसी को जो है पूरा टैक्स पे करना पड़े। रादर ए पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन इज ए मेरिट। जबकि जो पर्सन, किसी भी आदमी की जो सोशल पोजीशन, सामाजिक स्थिति है, वो उसकी मेरिट यानी योग्यता के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए कि उसने किया क्या है, वो क्या क्या कर रहा है, उसके ऊपर बेस्ड हो। These idea evincing a society based on freedom and equal law and opportunity for all were put forward by philosophers such as John Locke, Jean-Jacques Rousseau। अब ये जो इस तरह के आइडियाज़ थे इनको आगे बढ़ाया, जैसे फ्रीडम क्या है, आइडिया, आज़ादी हो, इक्वल लॉ, सबके लिए एक समान कानून हो,
इन आइडिया को आगे बढ़ाने के लिए कुछ फिलोसफर ने काम किया, जिसमें से लोक और रूसो का नाम आता है। इन इज टू टेरिसाइड ऑफ द गवर्नमेंट, लोक, ये लोक की बुक थी बेटा, जॉन लोक की, सो टू रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। इसके अंदर उसने कहा है कि राजा की जो एब्सोल्यूट और डिवाइन यानी कि जो दैवीय और निरंकुश जो उसके सिद्धांत है, मैं उनको मानने से इनकार करता हूँ, मैं उनको नहीं मानता हूँ। ऐसा इसने अपनी बुक में लिखा। उसकी बुक का नाम क्या है? टू टेरिसाइड ऑफ द गवर्नमेंट। रूसो कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड proposing a form of government based on a social contract between people and their representative। अब ये आइडिया देता है किस तरह की गवर्नमेंट बनाने का, जिसमें कि लोगों का और उनके रिप्रेजेंटेटिव के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो। इन द स्पिरिट ऑफ द लॉज, द स्पिरिट ऑफ द लॉ जो है कि बुक है, ये मांतेस्क्यू ने लिखी थी, जिसमें उसने गवर्नमेंट को डिवाइड में उसकी पावर को डिवाइड कर दिया था, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। और उसको उसने किस में पार्ट में डिवाइड किया था? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इन 3 पार्ट्स में द स्पिरिट ऑफ लॉज मांतेस्क्यू ने लिखी थी। और इसने कहा कि जो गवर्नमेंट की पावर है उनको इस तरह से आप डिवाइड कर दीजिए भाई, लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, सारे अपना अपना काम करो, सबको अलग अलग पावर हो। This model of government was put into force in the USA after the 13 colonial declared their independence from Britain। और जो ये मॉडल था, कौन सा मॉडल? इस पावर को डिवाइड करने वाला गवर्नमेंट का। यूएसए की उन 13 कॉलोनीज यानी कि जो पहले ब्रिटेन की कॉलोनी थे, जब वो इंडिपेंडेंस हुई, आज़ादी मिली, उन्होंने इसी मॉडल को अपनाया। उन्होंने अपनी गवर्नमेंट में इसी मॉडल को अपना करके अपनी पावर को डिवाइड कर दिया। जो इंडिया में आज भी ये आप देखते हो बेटा, जो अपना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, उसमें भी इस मॉडल को हमने भी अपनाया हुआ है। हमारे भी गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, आप इसको सिविक्स की बुक में पढ़ेंगे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। और ये देखो, ये आइडिया कब का है कि कब जो है फ्रांस में रेवोल्यूशन हुई थी और मांतेस्क्यू ने अपनी बुक लिखी थी, जिसमें उसने बताया था कि गवर्नमेंट के ऑर्गन होने चाहिए, उनको अलग अलग पावर दी जानी चाहिए, फ्रीडम दी जानी चाहिए। तो तब से लेकर देखो आज तक भी जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, उसने इस मॉडल को फॉलो कर रखा है। The American Constitution and its guarantee of individual right was an important example of political thinkers in France। अब जो है अमेरिका में जो कॉन्स्टिट्यूशन था और जो इंडिविजुअल के राइट्स थे, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स सामने आए थे जो फ्रांस के पॉलिटिकल थिंकर थे उनके लिए। The idea of these philosophers were discussed intensively in salons and coffee house and spread among people through book and newspaper। अब इन आइडियाज़ को, जो फिलोसफर्स के आइडिया हैं, उनको डिस्कस किया जाता था सैलून में, कॉफ़ी हाउस में, किसके जरिए? बुक्स के जरिए और न्यूज़पेपर के। और उसका दूसरा फ़ायदा क्या था कि ये लोग जो है पढ़ करके, बोल करके सुनाते थे, ग्रुप में बैठे होते थे, उन लोगों के लिए बेनिफिट हो जाता था जो पढ़ लिख नहीं सकते थे। द न्यूज़ दैट लुई 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्स टू बी एबल टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट जनरेटेड एंगर एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेज। अब जो है ऐसी न्यूज़ फैल गई कि जो लुई 16 था वो और भी टैक्स लगाएगा, जिससे कि वो अपने एक्सपेंसेस को पूरा कर सके। अब लोगों ने जो है, लोगों के अंदर काफ़ी गुस्सा था और वो इसके जो स्पेशल राइट सिस्टम है, इस सब के खिलाफ हो गए थे, इनका सब अपोज करने लगे थे। आज के इस वीडियो में हम यहीं तक करते बेटा, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट शुरू करेंगे। ओके बेटा।